हेलो ऑल, वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और यहाँ पर प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर की सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीडीसी 2013 में हुए एग्जामिनेशन के जनरल पेपर के बारे में। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियोस को भी अपलोड किया गया है। 2017 जीडीसी का पेपर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जाकर के। जीआईसी के भी 2 सॉल्व्ड पेपर को अपलोड किया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 में हुए जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जिसका कि एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2014 को लिया गया था। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नींबू, गाजर, संतरा और मूली उपर्युक्त में से कौन विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? 4 ऑप्शन है। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 2 और 4। यहाँ पर विटामिन सी का स्रोत कौन कौन सा है? गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। यहाँ पर नींबू और संतरा। ऑप्शन नंबर ये 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। और सभी पौधे नाइट्रोजन से उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा। शुक्र को भोर का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला। तो हमें पता है कोयला से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी तेल से भी, डीजल से भी। हाइड्रोजन यहाँ पर बिल्कुल कम से कम प्रदूषण को उत्पन्न करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 2 मार्च को, 5 जून को, 10 जुलाई को और 15 सितंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, कब से इसको स्टार्ट किया गया है इसका सेलिब्रेशन। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण कार्य हेतु दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है और इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। तब से यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 15 सितंबर को इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी डेज को आपको ध्यान में रखना है, कब कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रूलर पैमाने पर, हेक्टेयर पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर और डेसिबल पर। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। ये 2013 में हम देख रहे हैं कि थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदू कुश श्रृंखला में और कैलाश श्रृंखला में। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रृंखला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में उपस्थित तथा इसी श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, कोमल, द्रास, श्योक, सिकार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट। भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है।
तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? अशरफ गनी, अहमद जई, अब्दुल्ला, हामिद करजई और हशमत गनी अहमद जई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अशरफ गनी अहमद जई ने 29 सितंबर 2014 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला और यहाँ 2001 में तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के पश्चात प्रथम बार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। इन्होंने हामिद करजई का स्थान लिया। तो यहाँ पर वर्ल्ड जीएस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपने आसपास के हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी आप अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, गेम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा गेम कब कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, इससे भी क्वेश्चंस हैं। तो अपनी जीके जीएस पर थोड़ा सा पकड़ मजबूत बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अधोलिखित में से किस देश में किया गया था? स्पेन, मैक्सिको, ब्राज़ील और जर्मनी में। ये क्योंकि 2014 में ही ये एग्ज़ाम लिया गया था, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 2014 के जीएस के बारे में पूछा जा रहा है और इस बार 17 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम है। तो आप पिछले एक साल की पूरी जीएस, वर्ल्ड जीएस और इंडियन जीएस कंप्लीट आप इसको ध्यान में रखें, पूरी जीके को आप बिल्कुल रिवाइज कर लें। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में। जून 2014 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन ब्राज़ील में हुआ और इसी आयोजन के साथ ब्राज़ील में 2 बार फुटबॉल विश्व कप का आयोजन करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम जर्मनी रही और 2018 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन रूस में हुआ, जिसमें फ्रांस विजेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता हैं गणेश सत्यार्थी, महेश सत्यार्थी, प्रकाश सत्यार्थी और कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। यस, कैलाश सत्यार्थी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया गया था, जबकि वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री आईबीए अहमद अली को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? ऐबक, बलबन, रजिया और इल्तुतमिश। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बलबन के बारे में, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह नीति अपनाई। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया दल चालीसा का दमन किया और इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा प्रारंभ की। बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। कंप्लीट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री के भी डीप क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपको ये प्रीवियस पेपर देखने से आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? एम.जी. रानाडे, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक। तो गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रानाडे, जो कि महाराष्ट्र के थे और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। एंड साथ ही साथ इनको भारत का गोल्ड स्टोन भी कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा हम
डिटेल देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले MG रानाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इन्हें वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता है। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये सब ध्यान में रखना है। ये जितने भी पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं इन सबको ध्यान में रखें। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? खिलाफत आंदोलन, मोबला विद्रोह, वहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे और यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक और तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था और यह लगभग 1828 से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा था। इतना लंबा ये युद्ध चला था और काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ये चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जालियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल सबको पता है, वो जनरल डायर था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 2500 के 2/5 के 40% का 30% होगा 120, 360, 400 एंड 500। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं किस तरह से ये कैलकुलेशन हुआ है। और क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ही ख़राब है तो मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगी मैथ्स के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट डी, ऑप्शन नंबर बी, 33/52 इज द करेक्ट आंसर। ये देखने से ही पता चल रहा है। अगर इसके कैलकुलेशन पार्ट को देखना चाहते हैं, किस तरह से प्रूफ करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल 20% बढ़ जाएगा, 10% घट जाएगा, 4% घट जाएगा और 4% बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल 4% तक घट जाएगा। इसके कैलकुलेशन पार्ट को देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरह से यहाँ पर ये वेरीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाएं तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? 18, 19, 21 एंड 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि इसको आप काउंट करके भी डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी बतलाया गया है किस तरह से 20 होगा, यहाँ भी काउंट करके ही लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है।
शत% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है तथा इससे आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, बिहार, हरियाणा और सिक्किम। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं में या फिर 11वीं में? तो करेक्ट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कितने % की गई है, हुई है विकास दर, उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था A 2002 में, 1999 में, 2007 और 1997। तो यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था। यहाँ पर और भी इसको डिटेल में देख सकते हैं आप। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना में पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विलय किया गया है। इन सब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, दूसरा है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम TRYSEM, थर्ड है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA, फोर्थ है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट आपूर्ति का कार्यक्रम SITRA, गंगा कल्याण योजना GKY, एंड लास्ट है 10 लाख कुआं योजना MWS। मीन्स स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इन सभी 6 योजनाएं जो कि पहले से चल रही थी उनको भी इसके साथ ही मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैच कराने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट A को लिस्ट B से यहाँ पर मैच कराना है। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं कौन किससे मैच करेगा। यहाँ पर दिया गया है हीरा कार्बन से मैच करेगा। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन और स्नेहक ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, निर्जलीकृत बर्फ और 273 केल्विन पर बर्फ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ड्राई आइस कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा पदार्थ होता है। इसे भोजन के अति हिमीकरण मीन्स डीप फ्रीजिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। जैसा कि साधारण बर्फ जैसे थोड़ा सा अगर फ्रीज से बाहर निकालेंगे तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, उस तरह से ये बर्फ़ नहीं गलता है। और साधारण बर्फ द्वारा उत्पन्न ताप की अपेक्षा शुष्क बर्फ अत्यंत निम्नतर ताप उत्पन्न कर सकता है। इसलिए साधारण बर्फ की अपेक्षा शुष्क बर्फ शीतलन कार्यों के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। मीन्स यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन।
क्योंकि नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी गैस होता है और इसका कोई भी अपरूप नहीं होता है। जैसे कार्बन का अपरूप हो सकता है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, और फास्फोरस का अपरूप हो सकता है पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। ऑक्सीजन का अपरूप ओजोन हो सकता है। उस तरह से नाइट्रोजन का कोई भी अपरूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे जाती है और ऊपर की ओर त्वरित होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जाती है तो यहाँ पर हमें जो फील होता है कि हमारा वेट वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, और जब नीचे आती है लिफ्ट, बिल्कुल नीचे आने को होती है, तो वहाँ पर हमें अपना वेट हल्का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, पानी में, स्टील में और हवा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रंजकहीनता, रतौंधी, हीमोफीलिया और वर्ण अंधता। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो उसको रतौंधी हो जाएगा। अगर उसकी फैमिली में कोई भी रतौंधी की हिस्ट्री नहीं है फिर भी उसे रतौंधी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लियक अम्ल का। यहाँ पर क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, मे बी मिस प्रिंटिंग हुई होगी, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, वसा का। तो यहाँ पर ये इस सीरीज़ में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमने 2013 में हुए जीडीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को हमने देखा, जनरल पेपर को, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो को मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। अगर आप साइकोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी से पीजीटी, नेट या फिर जीडीसी, जीआईसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ही चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर साइकोलॉजी की वीडियोस आप देख सकते हैं। नेट के पैटर्न में वहाँ पर वीडियोस अपलोड करी गई हैं, तो वहाँ पर आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।